हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे टैली में बैंक रिकन्सिलेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या है। कि जब हमारे और बैंक के बैलेंस में कोई डिफरेंस आता है तो उसके लिए जो मिलाने के लिए डिफरेंस को स्टेटमेंट बनाई जाती है, उस स्टेटमेंट को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की किस वजह से बनाना होता है? कोई भी एंट्री जो हमने कर ली, कोई भी चेक हमने किसी को दे दिया या कोई चेक हमें कहीं से मिल गया, तो हमने अपने डाटा में तो वो एंट्री कर ली, लेकिन कई बार होता है किसी वजह से वो जो है आपका बैलेंस से टैली नहीं होता, वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हो पाते। तो इस वजह से हमारे और बैंक की स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो उसके लिए फिर हमें एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है, क्योंकि जब हमारी बैलेंस शीट बनती है या हमारा डाटा देखा जाता है तो जो बैंक का बैलेंस होता है वही हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपको मैं स्टेटमेंट दिखाती हूँ। टैली में हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में, बैंक बुक में। देखिए यहाँ पे ये आईसीआईसी बैंक है, ये इसकी एक स्टेटमेंट, मार्च की स्टेटमेंट हमने चढ़ाई हुई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके सामने सारी एंट्रीज आ रही हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट पेमेंट की एंट्रीज हैं और क्लोजिंग बैलेंस है। अब दूसरी तरफ ये एंट्री वो है जो हमने डाटा अपना एंटर किया हुआ है, जो भी चेक हमने पार्टीज को दिए हैं या हमें कहीं से मिले हैं। इसी तरह से एक दूसरी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, जो स्टेटमेंट हमारे पास बैंक से आई है। ये हमारे पास बैंक से स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी यही एंट्रीज है। अब जब हम बैलेंस देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे टैली में जो इसका बैलेंस आ रहा है 70,880 रुपीज आ रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस है। और जो बैंक की स्टेटमेंट है उसमें हमारा बैलेंस 87,000 आ रहा है। तो अब पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि डिफरेंस की वजह क्या है, किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्या एंट्रीज हैं जो कि हमारी रह गई हैं, या जो हमने एंटर कर दी है बैंक ने नहीं की, या बैंक ने कर दी है हमने नहीं की। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखो स्टेटमेंट उठाएंगे। ये हमारी टैली की स्टेटमेंट है, हम पहले दोनों की एक एक साइड ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो डेबिट में एंट्रीज हैं वो आपको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट में मिलेंगी। तो ये देखिए आप, जैसे ये डेबिट में एंट्री है 30,000, 35, इन सबका जो टोटल आ रहा है 171,000 का आ रहा है। अब हम यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट में देखते हैं तो जो हमारी डेबिट साइड है वो बैंक की क्रेडिट साइड है। तो बैंक की क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो 193 आ रहा है। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड देखते हैं तो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो जो आ रहा है वो 142, 120 आ रहा है। और जबकि एक्सेल में आप देखते हैं जो बैंक से स्टेटमेंट आई है उसमें बैलेंस ये आ रहा है। तो अब जो हमारा डिफरेंस है, हमने जैसा कि देखा कि दोनों साइड डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो हमारे 31 मार्च की चेक हैं, आपके सामने एक चेक आ रहे हैं, दो चेक हमारे पेमेंट के हैं, 25,000 का और 12,000 का। तो बैंक की स्टेटमेंट में ये दोनों चेक नहीं है। देखें आप, जैसे क्रेडिट में हमारे वहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में होना चाहिए, लेकिन वो चेक अभी क्लियर नहीं हुए। किसी वजह से भी जो लास्ट डेट्स के मोस्टली चेक होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चेक क्लियर होने में 2 या 3 दिन लगते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे 31 के और 30 के चेक होते हैं वो नेक्स्ट मंथ जाके क्लियर होते हैं। बट हमें तो अपना बैलेंस बैंक का जो है मार्च तक का टैली करना है। तो अब हम देखेंगे, और इसी तरह से जो दूसरा हमारा चेक है वो है 20,000 का। ये आप देख रहे हैं, ये भी 31 मार्च का रिसिप्ट की एंट्री है। ये चेक हमें मिला था, तो हमने ये जो बैलेंस है अपने यहाँ पे हमने बैंक में ये चेक डाल दिया। बट ये चेक जो है अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे टैली में? देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है बैंक रिकन्सिलेशन, आप यहाँ से कर सकते हैं ऑल्ट आर से। ये रिकनसाइल आपको दिख रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे ये बैंक की डेट पूछेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये चेक बैंक में जिस डेट को क्लियर हुए हैं आप उनके आगे वो डेट्स डाल देंगे। जैसे ये चेक हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने 1 मार्च डाल दिया, ये भी क्लियर हो गया, ये चेक भी क्लियर हो गया। तो जो जो चेक हमारे क्लियर हो गए हैं उनके आगे हम डेट्स डाल देंगे कि वो चेक हमारे क्लियर हो गए हैं। अब जो चेक हमारे क्लियर नहीं हुए हैं तो उनके आगे हम डेट्स नहीं डालेंगे। तो ये तो हो गया कि आपने डेट डाल के आपने अपने याद रखने के लिए कि ये चेक क्लियर हो गए हैं तो उनकी हमने
रिकनसाइल कर लिया और उसके ऊपर एंटर किया, एंटर करके सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि वो चेक आपके यहाँ से हट गए हैं जो क्लियर नहीं हुए थे। अब दोबारा अगर हम ऑल्ट आर करते हैं तो उसमें आपको वो चेक दिखा देगा जो जो अभी आपके क्लियर नहीं हुए। तो जब जब ये चेक आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप इनके आगे डेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास जो जो चेक क्लियर होते जाएंगे उनकी डिटेल आती जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर हम समझे, अब ये तो आपने बैंक को देख लिया कि आपका कितना बैलेंस है, कौन से चेक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब इसको अगर आप स्केप करते हैं और दोबारा से बैंक बुक में जाते हैं तो आपका बैलेंस वही आएगा, बैंक के जो बैलेंस में उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब दूसरी बात है, जब हमारे टैली का डाटा सीए के पास बैलेंस शीट के लिए जाता है और उसमें जो बैलेंस सीए को चाहिए और जो इनकम टैक्स में बैलेंस शीट के लिए बैलेंस चाहिए, तो वो बैलेंस वही होना चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट में होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। उस एंट्री से हमारा क्या है कि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में टैली हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा, जिससे कि हमें याद भी रहेगा और जो बैलेंस है एज पर बैंक बुक हो जाएगा। अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि ये दो एंट्री है हमारी पेमेंट की, कि हमने 2 चेक पेमेंट कर दिए बट बैंक में अभी क्लियर नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से ऑल्ट ए से हमारी शॉर्ट की है एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, ऑल्ट ए करके वाउचर एंट्री की पे जाएंगे हम, वाउचर एंट्री वाले पेज पे। अब आपको ये चेक आपने पेमेंट की थी बट क्लियर नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक रिवर्स एंट्री पास कर देंगे कि पेमेंट की एंट्री की जगह हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री करते हुए आपने क्या करना है कि आप पार्टी से तो वापस रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो आप दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक हम नया लेजर क्रिएट करेंगे अनक्लियर चेक के नाम से, कि ये चेक अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ। अनक्लियर चेक लिया, इसका जो ग्रुप देंगे वो करंट लायबिलिटी देंगे। करंट लायबिलिटी इसलिए देंगे क्योंकि हमने किसी को पेमेंट कर दी बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो है तो वो हमारी लायबिलिटी कि जब क्लियर होना है तो इतना बैलेंस हमारा बैंक में होना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी ग्रुप देके यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर लेंगे। अब इसकी एंट्री करने के 2 तरीके हैं कि आप चाहें कि जो जो चेक क्लियर नहीं हुए उन सब का टोटल भी कर सकते हैं और उनकी अलग अलग सिंगल सिंगल एंट्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक 25,000 की एंट्री कर ली और एक एंट्री मैं दूसरी पास कर लेती हूँ 12,000 की, वो भी हम रिसिप्ट में करेंगे कि ये चेक हमारे अभी क्लियर नहीं हुए। ये एंट्री पास कर दी। अब उसके बाद दूसरी एंट्री जो कि हमारी रिसिप्ट की एंट्री है 20,000 की। अब ये चेक हमें मिल गया है लेकिन अभी तक ये बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी रिसिप्ट की एंट्री की रिवर्स एंट्री हम पेमेंट में करेंगे। अब पेमेंट के लिए क्या करेंगे, आप अनपेड चेक या अनडिपॉजिट चेक कोई भी लेजर बना सकते हैं। इसका ग्रुप हम देंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसलिए कि फ्यूचर में जब आएगा तो हमारे बैंक के बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा। इसका अमाउंट दिया, अब जैसे ही आप ये एंट्री कर लेंगे तो देखिए अब जो आपका बैलेंस क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस 87,880, और यही जो बैंक की स्टेटमेंट आई थी इसमें हमारा बैलेंस क्या आ रहा है 87,880। तो जो हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस जो है स्टेटमेंट से बिल्कुल इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बैलेंस इक्वल हो गया। अब जब नेक्स्ट मंथ आपका ये चेक क्लियर हो जाएगा तो अभी जैसे आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो तो सेम स्टेटमेंट के हिसाब से आ रहा है। बैंक के अकाउंट में जाते हैं, देखिए 87,880 आ रहा है आपका बैंक बैलेंस, और दूसरी तरफ जो हमारा अनक्लियर्ड और अनपेड चेक था वो हमारा अलग से लायबिलिटीज में आ रहा है। ये अनक्लियर्ड के चेक का बैलेंस आ रहा है आपका 37,000 और अनपेड चेक का आ रहा है आपका 20,000। अब जब ये चेक आपके नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो जाएंगे तब हम इनकी रिवर्स एंट्री कर देंगे ताकि जो ये हमारा इसका बैलेंस है अनक्लियर्ड और अनपेड का ये नील हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में जाके और इसकी एंट्री कर देंगे। जो आपने पेमेंट की एंट्री की थी उसकी आप रिसिप्ट में एंट्री कर देंगे दोबारा से, जो आपने रिवर्स एंट्री की थी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अनपेड चेक को आपने क्रेडिट कर दिया और बैंक को आप डेबिट कर लेंगे
और जो दूसरी आपने उसमें की थी रिसिप्ट में एंट्री, उसकी एंट्री वापस पेमेंट में कर देंगे। जो आपके अनक्लियर चेक थे, दोनों जो एंट्री थी आपकी 37,000 के, ये एंट्री हो गई। अब जब आप इफेक्ट देखेंगे अपनी बैलेंस शीट में या अपने उसमें अनक्लियर्ड या अनपेड के लेजर में, तो आपका यहाँ से देखिए अनक्लियर्ड का बैलेंस भी नील हो गया, या उसके लेजर में अगर हम जाके देखें, देखिए अनक्लियर्ड का बैलेंस भी आपका क्लोजिंग बैलेंस नील है और अनपेड का भी नील है। तो इसमें क्या है कि हमें मंथ एंड पे जिस मंथ की रिकंसिलिएशन बनानी है उसमें हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद जब वो चेक क्लियर होंगे तो हम उनकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। इससे हमारा और बैंक का बैलेंस हमेशा सेम रहेगा, और आपको आगे के लिए याद भी रहेगा कि जो जो एंट्री आपकी क्लियर नहीं हुई या जो चेक आपके अनपेड थे वो क्लियर नहीं हुए, तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिले और आपको नए नए नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।